हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 110 है। आज हम करेंगे बेटा आगे का टॉपिक प्लेन के बारे में। अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हमें ये तीन कंडीशंस पता हैं तो हम उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कब कब? द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन, कि प्लेन का नॉर्मल और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, ये दो चीजें अगर हमें पता है तो हम प्लेन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन, किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और किसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तब भी हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इट पासिस थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उनसे अगर प्लेन पास हो रहा है तो हम उसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। वन बाय वन हम तीनों ही सिचुएशंस में प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन भी दो तरह से निकालेंगे, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जब हमें प्लेन का नॉर्मल और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होगा तब की बात हो रही है। ये देखिए जरा क्या आएगी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, कंसिडर अ प्लेन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज डी। ये हमने कोई भी प्लेन ले लिया, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है? डी है। इफ ओ एन इज द नॉर्मल from the origin to the plane and n is the unit vector normal along ON, so देखो इसने क्या कहा है बेटा, प्लेन के ऊपर ओरिजिन से ON नॉर्मल है और n क्या है? यूनिट वेक्टर है इसी के अलोंग। तो ये यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस तो d दे रखा था, तो ON वेक्टर क्या आ गया बेटा? d, और साथ में यूनिट वेक्टर n। अब हमें पता है कि ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए बेटा? 0 होनी चाहिए। ON वेक्टर हमने अभी अभी निकाला DN। NP वेक्टर कैसे आएगा? R में से घटा दें, R माइनस में D यूनिट वेक्टर N। अब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है और इनमें से जो D जो डिस्टेंस है ये तो 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डी को हटा दिया। अब भी ये डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ब्रैकेट खोल दी है। दो यूनिट वेक्टर की सेम सेम की प्रोडक्ट क्या होती है बेटा? 1 होती है। और यहां से आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, बट किस फॉर्म में है? ये वेक्टर की फॉर्म में है। ठीक है बच्चे, तो आपको ये रिजल्ट मेमोराइज करना है। जब हमें प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो और प्लेन के नॉर्मल के बारे में भी पता हो, तब हम प्लेन की इक्वेशन क्या लेंगे? r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू डी। ये तो थी वेक्टर फॉर्म में। बात करें अगर कार्टेशियन फॉर्म में, तो r की जगह हम क्या रखेंगे बेटा? xi प्लस yj प्लस z के। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर n कैसे आएगा बेटा? वेक्टर n हम क्या लेते हैं? ai प्लस bj प्लस c के लेते हैं। बट जब यूनिट वेक्टर n निकालेंगे तो नीचे इनका स्क्वायर का रूट आएगा, तो वो क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। ये डायरेक्शन रेशियोज है और डायरेक्शन कोसाइन को हम किससे डिनोट करते हैं? एल एम और एन से। एल आई एम जे एन के, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। एल आई प्लस एम जे प्लस में एन के इक्वल टू डी। जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये है प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म, जहां पे एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है किसके? जो प्लेन के नॉर्मल है उसके, और डी डी अगेन वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन का और प्लेन का। एक रिमार्क और है इसी में, अगर हम प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में लें, आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी, तो ये भी वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की। और इसी से ही रिलेटेड कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी।
बट यहाँ पे ये ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल टू द प्लेन के, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है बेटा, अब इसी से रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जरा एग्जाम्पल 13, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6/√29 from the origin and its normal vector from the origin is 2i minus 3j plus 4k. Also find its Cartesian form. हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होती है, जब हमें ओरिजिन से डिस्टेंस हो और नॉर्मल यूनिट वेक्टर दे रखा हो r डॉट n इक्वल टू d। r तो ऐसे रहेगा, यूनिट वेक्टर n निकाल लेते हैं, n नॉर्मल वेक्टर हमें दे रखा है, हमने निकाल लिया इसका यूनिट वेक्टर और वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, d की वैल्यू भी हमें गिवन थी। तो ये आ गई बेटा हमारे पास प्लेन की इक्वेशन, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म के लिए वेक्टर r को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, xi प्लस yj प्लस zk से, और फिर कर देंगे डॉट प्रोडक्ट और वो मिल जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। और अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 14 को। एग्जाम्पल 14, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नॉर्मल वेक्टर है, ना कि ये यूनिट वेक्टर है, तो हम इसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यूनिट वेक्टर को कैसे चेंज करेंगे, वेक्टर होता है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो हम इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये क्या आया है, 7 आया है, तो थ्रू आउट हमने इस इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन की फॉर्म में है, तो यहां से हमने क्या निकालने थे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे। -6/7, 3/7 और 2/7 ये आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन किसके, यूनिट वेक्टर के। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 15, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0 from the origin। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पहले हमें इस प्लेन को किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा बेटा, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d, जहां पे l m n क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहे हैं 2, -3 और 4 डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल के, तो पहले हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर दिया। डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करने के बाद हमें तो प्लेन की इक्वेशन को सही करना है, एल एम एन यहाँ पे लेके आने हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो 2 को क्या बनाना है, 2/√29, -3 को क्या बनाना है, -3/√29, 4 को क्या बनाना है, 4/√29। तो थ्रू आउट इस प्लेन की इक्वेशन को √29 से डिवाइड कर दो। अब ये हमारे पास इसी फॉर्म में आ गई है, हमें सिर्फ डिस्टेंस बताना था, कंपैरिजन से डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6/√29। डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 16, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, हमें इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हमने क्या किया, ये प्लेन पे जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डला है, इसमें कोई पॉइंट P ले लिया और P के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x1 y1 z1 ले लिए, और हमें इन्हीं x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी है। अब यह तो ये प्लेन की इक्वेशन है, बट हम इस प्लेन की इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d, इस फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पे 2, -3 और 4 ये साफ साफ क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल के, तो इनको डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 अपॉन में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 और 9 25 और 4 29, 2 अपॉन में √29 आएगा। तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 2 अपॉन में √29x -3 अपॉन में √29y प्लस में 4 अपॉन में √29z इक्वल टू 6 अपॉन में √29।
अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 अपॉन में √29, -3 अपॉन में √29, 4 अपॉन में √29 क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइन है किसके? नॉर्मल के। नॉर्मल क्या है? ओपी है। और ध्यान से देखें तो ओपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या बन रहे हैं? ये 0.00 है। डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे इसके? x1, y1 और z1। और हमें पता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे? प्रोपोर्शनल आएंगे। तो इनको प्रोपोर्शनल में रख के हम वैल्यू निकालने वाले हैं एक अननोन कांस्टेंट की। देखिए जरा आगे का कैलकुलेशन पार्ट हम कैसे करते हैं। देखिए बेटा, हमें प्लेन की इक्वेशन क्या दी हुई थी? 2x - 3y + 4z = 6। ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे 2, -3 और 4 क्या है? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। हमने इसको डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लेके आए। ठीक है, हमें जो परपेंडिकुलर था उसके डायरेक्शन कोसाइन में मिल गए, हमें उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए। अब एक ही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन तो प्रोपोर्शनल होंगे, तो हमने इनको प्रोपोर्शन में रख के किसके इक्वल रख दिया? के इक्वल रख दिया, जहां पे के कोई भी अननोन कांस्टेंट है। इन दोनों को कंपैरिजन किया तो x1 की वैल्यू आई 2k अपॉन √29। इनको कंपैरिजन किया तो y1 की वैल्यू क्या आई? -3k अपॉन √29। इनको कंपैरिजन किया तो z1 की भी वैल्यू आ गई है k की फॉर्म में। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें x1, y1, z1 की वैल्यू निकालनी है। और वो कब निकलेगी? जब यहाँ पे k की वैल्यू रिप्लेस होगी। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन पे है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन क्या थी? 2x - 3y + 4z। और x1, y1, z1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगी? 2x1 - 3y1 + 4z1 - 6 = 0। तो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू रिप्लेस की, कैलकुलेशन किया तो हमें k की वैल्यू मिल गया। बट हमें k की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी थी x1, y1 और z1 की। इनमें k की वैल्यू रिप्लेस कर दी और हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए, ये वाले 12/29 -18/29 और 24/29। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि अगर हमें किसी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो और प्लेन का नॉर्मल पता हो तो हम कैसे उसकी वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं, फिर कैसे उसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड हमने बेसिक एग्जांपल्स भी किए। अब डिस्कस करते हैं बेटा आगे का बेसिक। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन से पहले एक रिमार्क है। इफ d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस d है, एंड L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन से जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइन है L, M, N, देन परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट बेटा क्या आएंगे? LD, MD और ND आएंगे। अभी पिछले क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या थे? 2 अपॉन में √29, -3 अपॉन में √29 और 4 अपॉन में √29। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या था बेटा? 6 अपॉन में √29। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही कोऑर्डिनेट मिलेंगे जो हमने उस लेंथी प्रोसेस से सॉल्व किया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन perpendicular to a given vector and passing through a given point। किसी एक पॉइंट से पास होने वाले और किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। इन द स्पेस, जब हम स्पेस की बात करते हैं, देयर कैन बी मैनी प्लेन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसके ढेर सारे हमारे पास क्या आ सकते हैं? परपेंडिकुलर प्लेन आ सकते हैं। बट जब क्या दे दिया कि एक गिवन पॉइंट, बट एक पॉइंट से पास होने वाला एक ही प्लेन एग्जिस्ट करेगा और हमें उसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए बेटा क्या है इक्वेशन। लेट अ प्लेन पास थ्रू अ पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए। हमने ये प्लेन ले लिया जो किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है और इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए है, एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, और ये जो प्लेन है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हमने कोई और पॉइंट P ले लिया और उस पॉइंट के क्या ले लिए? कोऑर्डिनेट x, y, z ले लिए और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया? वेक्टर r। अब देखो ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है।
अब ये पॉइंट इस प्लेन में तभी होगा जब AP के परपेंडिकुलर होगा। ये AP इज परपेंडिकुलर टू N, तभी पॉसिबिलिटी है कि ये पॉइंट क्या होएगा, P इस प्लेन में लाई करेगा। अब देखो हमें पता है प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, अब कोई पॉइंट बताना है उसी प्लेन में है, तो हमने ये वेक्टर मान लिया और ये पॉइंट इसी प्लेन में होगा जब ये वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। AP की वैल्यू क्या है बेटा, R माइनस A आएगी, और ये तो वेक्टर N है हमारे पास। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये तो बेटा वेक्टर इक्वेशन है। अब डिस्कस करते हैं इसी की कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी। कार्टेशियन फॉर्म, लेट द गिवन पॉइंट A बी x1 y1 z1 और P के कोऑर्डिनेट क्या है x y z। डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर n के क्या है A B और C। तो हमारे पास वेक्टर A क्या आएगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के। वेक्टर R क्या आएगा xi प्लस yj प्लस z के। और ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, वेक्टर n क्या बनेगा ai प्लस bj प्लस में C के। जो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन थी उसमें हमने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया और हमें मिल गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। इन्हीं पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब उस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 17, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन which passes through a point and perpendicular to the line with direction ratios। अब हमें जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 2 माइनस 4 है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या था A था। तो वेक्टर A क्या आ जाएगा 5i प्लस 2j माइनस में 4 के। और नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा, ये डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं, तो वेक्टर n क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के। हमें प्लेन की इक्वेशन पता है, वेक्टर r की जगह वैल्यू रिप्लेस की है xi प्लस yj प्लस z के। वेक्टर a की वैल्यू रिप्लेस की है और वेक्टर n की वैल्यू रिप्लेस की है। सिंप्लीफाई किया है, डॉट प्रोडक्ट की है, और ये आ गई हमारे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। यहां तक किस फॉर्म में थी बेटा, वेक्टर फॉर्म में थी। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम प्लेन की इक्वेशन कब निकालेंगे, जब कोई प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला है। देखिए बेटा आगे का टॉपिक। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एक लाइन में नहीं है, पॉइंट R, पॉइंट S और पॉइंट T। हमने 3 पॉइंट ये ले लिए नॉन कोलिनियर। पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर है A, पॉइंट S का पोजीशन वेक्टर है B, पॉइंट T का पोजीशन वेक्टर है C। अब हमें पता है जो वेक्टर RS है और वेक्टर RT है ये इसी प्लेन में ही होंगे, और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो इन दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा। फिर हमने कोई एक और पॉइंट ले लिया P का पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया हमने, R ले लिया। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर क्या होती है, यही होती है। RS की वैल्यू रखी है, RT की वैल्यू रखी है, और ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे बेटा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात क्यों हो रही है, अगर आगे 3 कोलिनियर पॉइंट्स तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाले हमारे पास ढेरों प्लेन आएंगे। इन 3 पॉइंट से ये प्लेन भी पास हो रहा है, इन 3 पॉइंट से ये प्लेन भी पास हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे प्लेन ऐसे होंगे जो इन 3 पॉइंट से पास होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात की गई है। ये तो थी बेटा वेक्टर फॉर्म। अब डिस्कस करते हैं हम इसी की ही कार्टेशियन फॉर्म को। कार्टेशियन फॉर्म, लेट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3, जो हमने 3 पॉइंट्स लिए थे ना, इन तीनों पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए, और एक पॉइंट P और लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर R था, उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x y और z ले लिए। अब वेक्टर RP हमने निकाल लिया, वेक्टर RS हमने निकाल लिया और वेक्टर RT हमने निकाल लिया। डिटर्मिनेंट में अगर हम इनके कंपोनेंट लिख देते हैं तो ये बनेगी हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, तो देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 18, फाइंड द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट से पास होने वाले
प्लेन की वेक्टर इक्वेशन हमें निकालनी है। ये होती है बेटा वेक्टर इक्वेशन r माइनस ए आर एस क्रॉस आर टी, आर एस की वैल्यू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और आर टी की वैल्यू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं और तीनों के पोजीशन वेक्टर हमें पता है क्या होते हैं, ए बी और सी। तो वेक्टर ए क्या आएगा 2i प्लस 5j माइनस 3k, वेक्टर बी क्या आएगा -2i माइनस 3j प्लस 5k, वेक्टर सी क्या आएगा 5i प्लस 3j माइनस में 3k। यहाँ पे हमने b माइनस ए निकाल लिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, फिर हमने c माइनस ए निकाल लिया क्योंकि हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। जैसे हमने वैल्यू रिप्लेस की ये आ गया बेटा वेक्टर इक्वेशंस। इसको आगे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन ही बतानी थी, इसी फॉर्म में ही बतानी थी। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं हम प्लेन की इक्वेशन अलग फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए जरा इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहां पर डिस्टेंस 0 के बराबर नहीं होता। अब हमने एक प्लेन ले लिया जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को a, b और c पे कट कर रहा है। तो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस को a पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, a0 0 आएंगे। y एक्सिस को b पे कट कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 भी 0 आएंगे। और z एक्सिस को r पे कट कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 0 c आएंगे। ये है प्लेन की इक्वेशन। अब है तो ये तीनों पॉइंट प्लेन पे ही, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब हमने P पॉइंट को इसमें रख के सेटिस्फाई कराया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई और यहां से हमने निकाली A की वैल्यू। जब हमने पॉइंट Q को सेटिस्फाई कराया, x की जगह 0, y की जगह b, z की जगह 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई, यहां से हमने b की वैल्यू निकाल ली। और सिंपली जब हमने थर्ड पॉइंट रिप्लेस किए तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गया। अब इन तीनों ही वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। क्या आएगी बेटा, माइनस डी बाय ए एक्स माइनस डी बाय बी वाई माइनस डी बाय सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। थ्रू आउट बेटा हमने माइनस डी से इसको डिवाइड कर दिया, क्या बनेगा x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को उधर ले जाते हैं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये है बेटा हमारे पास प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल है, वो देखिए जरा कैसे सॉल्व होगा। एग्जांपल 19, find the equation of the plane with intercepts 2, 3 and 4 on the x, y and z axis respectively। ये होती है बेटा हमारे पास प्लेन की इक्वेशन जहां पे प्लेन x एक्सिस को a पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस को b पे और z एक्सिस को c पे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है बेटा 3 है और c की वैल्यू क्या है 4 है। वैल्यूज रिप्लेस कर दी और एलसीएम लेते ही हमें मिल गई प्लेन की इक्वेशन। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वहां से कोई प्लेन पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए जरा। लेट π1 एंड π2 बी टू प्लेन्स विद इक्वेशन। हमने एक प्लेन π1 का नाम दे दिया और दूसरे प्लेन को π2 का नाम दे दिया और इनकी इक्वेशन क्या है, r डॉट यूनिट वेक्टर n1 इक्वल टू d1 और r डॉट यूनिट वेक्टर n2 इक्वल टू d2। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। अब जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस लाइन पे कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दोनों ही प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, कोई भी पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर t ले लिया, यानी कि ये t इन दोनों ही प्लेन की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। Therefore, for all real values of lambda, यहाँ पे हमने क्या किया, लैम्डा की रियल वैल्यूज के लिए हमारे पास ये फॉर्म आएगी n1 प्लस लैम्डा n2 d1 प्लस लैम्डा d2। यहाँ पे किस फॉर्म में है बेटा, a प्लस लैम्डा b की फॉर्म में है, क्योंकि बात हो रही है लाइन की और इस लाइन से काफी प्लेन पास हो सकते हैं अलग अलग एंगल्स पे। तो उसी पैरामीटर को हमने क्या मान लिया है, लैम्डा मान लिया है। अब t तो कोई भी आर्बिट्रेरी था, तो ये लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2
इक्वल टू D1 प्लस में लैम्डा D2। और ध्यान से देखें तो ये भी क्या है बेटा, प्लेन की इक्वेशन है। किस प्लेन की इक्वेशन है? जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होगी। ठीक है बेटा, ये तो थी वेक्टर फॉर्म। इसी की ही कार्टेशियन फॉर्म देखिए क्या बनेगी। तो हमने वेक्टर इक्वेशन क्या बनाई थी बेटा, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन π3 पास हो रहा है और ये इसकी इक्वेशन आएगी। बात करें कार्टेशियन फॉर्म की तो n1 वेक्टर को क्या मान लिया, a1i प्लस b1j प्लस c1 के, n2 a2i प्लस b2j प्लस c2 के, वेक्टर r xi प्लस yj प्लस z के। सिर्फ वैल्यूज को रिप्लेस किया और ये आ गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है प्लस में लैम्डा, फिर दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिख देनी है और ये कंप्लीट बन जाएगी उस प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी। अब इन्हीं पे बेस्ड एग्जांपल है, डिस्कस करते हैं उसी एग्जांपल को। एग्जांपल 20, find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes r dot I plus j plus k equal to 6 and r dot 2I plus 3j plus 4k equal to -5 and the point 1 1 1। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, उस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करें, ये हमारे पास क्या है, n1 है, ये हमारे पास क्या है, n2 है, d1 की वैल्यू भी है, d2 की भी वैल्यू है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हमें पता है, n1 की वैल्यू रख दी है, n2 की वैल्यू रख दी है, d1 की और d2 की, और यहाँ से हमें क्या मिली है, एक इक्वेशन मिली है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। वेक्टर r की जगह क्या रखा बेटा, xi प्लस yj प्लस zk। डॉट प्रोडक्ट की, x के कोफिशिएंट एक साथ लिए और लैम्डा के साथ वाले एक साथ लिए। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब जो ये प्लेन की इक्वेशन है ना, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 रखा तो हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। कैसे, 3 में से 6 गए माइनस के 3 प्लस में 2 3 5 5 10 4 14 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3/14 आ गई। बट हमें लैम्डा की नहीं निकालनी थी, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी। तो हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। जहां जहां लैम्डा दिख रहा है वहां पे रख दीजिए 3/14। सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म आ जाएगी प्लेन की। हमने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, फिर वेक्टर r की जगह xi प्लस yj प्लस zk चेंज किया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 रखी। क्यों, क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। वहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई और लैम्डा जो पैरामीटर हमने माना हुआ है उसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करते ही रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं बेटा कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस की। दो लाइंस एक ही प्लेन में हो उसकी क्या कंडीशन है, देखिए। कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस, लेट द गिवन लाइंस बी। हमने दो लाइंस ले ली, लाइंस हमारी इसी फॉर्म में होती है, वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अब लाइन 1 क्या है बेटा, ये किसी पॉइंट से पास हो रही है। मान लिया कि a पॉइंट से पास हो रही है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, a1 है। वो किस वेक्टर के पैरेलल है, b1 वेक्टर के पैरेलल है। ऐसे ही सेकंड लाइन की बात करें तो वो भी तो किसी पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को हमने b मान लिया है। b का पोजीशन वेक्टर a2 है, जिस वेक्टर के वो पैरेलल है उसका पोजीशन वेक्टर b2 है। हमें पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर भी पता है, हमें पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर भी पता है, तो हमने निकाल लिया वेक्टर ab। क्या आया, a2 माइनस में a1। अब ये वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा, कब, जब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट और ये वेक्टर, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए जरा कैसे, ये वेक्टर हमारे पास b1 है, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, b2 है। इसी के ही पैरेलल एक लाइन है जिसपे कोई भी पॉइंट हमने ले लिया a है, इसी पे पैरेलल कोई और लाइन है जिसपे पॉइंट हमने क्या ले लिया, b ले लिया। अब हमारे पास a b वेक्टर भी है और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी है। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगी, इनके ऊपर परपेंडिकुलर ही होती है। अब ये वेक्टर और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए और ये हमारे पास कंडीशन आ गई जब दो लाइंस एक ही प्लेन में हो। अब इसी को ही डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो बन जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। देखिए जरा इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी। लेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 पॉइंट ए और पॉइंट बी के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए। b1 जो हमारे पास था वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मान लिए, a1 b1 c1। b2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या मान लिए, a2 b2 c2। हमने वेक्टर ए भी निकाल दिया। अब हमारे पास ए बी वेक्टर भी है, b1 वेक्टर भी है, b2 भी वेक्टर भी है, सबको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रखा इक्वल टू 0। ये है हमारी कार्टेशियन फॉर्म। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्कस करते हैं उस एग्जांपल को। एग्जांपल 21, शो दैट द लाइंस x plus 3 upon minus 3 equal to y minus 1 upon में 1 equal to z minus 5 upon 5 and x plus 1 upon minus 1 equal to y minus 2 upon 2 equal to z minus 5 upon में 5 are coplanar। दिखाइए कि ये दोनों ही लाइन क्या है, एक ही प्लेन में है। अगर हमारे पास वो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये एक ही प्लेन में है। डिटर्मिनेंट क्या था, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus में z1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2। यहाँ पे ये वैल्यूज हैं a1 b1 c1 की, a2 b2 c2 की। ये वैल्यू है x1 y1 z1 की, ये है x2 y2 z2 की। इक्वल टू 0 करेंगे ना, साइन चेंज कर लेंगे। x1 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू 1 है, z1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 2 है और z2 की वैल्यू 5 है। डिटर्मिनेंट पे वैल्यू रिप्लेस की है, जैसे ही डिटर्मिनेंट को सोल्व किया ये 0 बन गया, मतलब लाइंस क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टॉपिक एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच में एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जरा कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इफ n1 and n2 are normals to the plane and theta be the angle between the planes। ये दो प्लेन्स हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है और प्लेन्स में नॉर्मल क्या है, n1 और n2 है। तो एक्यूट एंगल इनके बीच में क्या बनेगा, कोस थीटा इक्वल टू जो नॉर्मल्स हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर में इनके मैग्नीट्यूड। एंगल को हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्लेन्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे अगर नॉर्मल की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, और प्लेन पैरेलल हो जाएंगे अगर इनके नॉर्मल से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये तो वेक्टर की फॉर्म में है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ही हम देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा। कार्टेशियन फॉर्म, थीटा हमने एंगल बिटवीन द प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन की क्या इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, यह सेकंड प्लेन की इक्वेशन। इनके बीच में है एंगल थीटा। अब यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, ये नॉर्मल के ही डायरेक्शन रेशियोज हैं इस प्लेन के, और a2 b2 c2 क्या है, ये इस प्लेन के नॉर्मल के ही क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो एंगल क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई का सम कर दो अपॉन में अंडर द रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर द रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर प्लेन राइट एंगल 90 डिग्री पे है तो cos 90 क्या होता है बेटा, 0 होता है। इन सब की इधर गुना करेंगे 0 आ जाएगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर आ जाते हैं तो प्लेन्स क्या हैं, राइट एंगल्स पे हैं। और अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 22, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7 यूजिंग वेक्टर मेथड। यहाँ पे हमें वेक्टर मेथड का यूज करके और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। हमें यहाँ पे हमारा नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है 2i प्लस j माइनस 2k, n2 क्या बनेगा 3i माइनस 6j माइनस 2k। वेक्टर n1 भी है, वेक्टर n2 भी है, इनके डॉट प्रोडक्ट कर दो। फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करते ही हमें हमारा एंगल मिल जाएगा। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल को।
एग्जाम्पल 23, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालिए। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी कि वेक्टर फॉर्म में निकालनी है, तो ये हमारे किस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करके वैल्यूज निकाल ली और फॉर्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। सिंप्लीफाई करते ही हमें मिल गया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, प्लेन से एक पॉइंट के डिस्टेंस को। देखिए जरा क्या आएगा। वेक्टर फॉर्म देखिए, कंसीडर ए पॉइंट P विद पोजीशन वेक्टर A, मान लो ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, एंड ए प्लेन π1 हुज इक्वेशन इज, ये हमारे पास π1 कोई भी प्लेन है। अब पॉइंट P से इसी के ही पैरेलल कोई प्लेन जा रहा है π2। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या बनेगी, पासिंग थ्रू ए पॉइंट और यूनिट वेक्टर नॉर्मल। π2 के यूनिट वेक्टर वही बनेगा, पैरेलल है तो इसका भी नॉर्मल और इसका भी नॉर्मल सेम ही तो रहेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू π2 क्या है, n है, पॉइंट से पास हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a है, तो प्लेन की इक्वेशन तो यही बनेगी ना बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, r डॉट n और माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का। ध्यान से देखें तो ये बनेगी हमारे पास डिस्टेंस, इसी फॉर्म में होते हैं ना, r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू d, जहां पे d डिस्टेंस होता है। ये आ गया हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस, बट हमें तो प्लेन से डिस्टेंस निकालना था, तो कंप्लीट डिस्टेंस में से इसको घटा दो, ये आ गया प्लेन का और पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन थी और एक पॉइंट था, हमने उस पॉइंट पे इसी के ही पैरेलल कोई भी प्लेन लिया, और जो इस पॉइंट का नॉर्मल होगा, पैरेलल है तो इसी पॉइंट का भी नॉर्मल यूनिट वेक्टर वही होगा। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर n है और हमें जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन यही होती है। सिंप्लीफाई किया तो ये किस फॉर्म में आ गई, r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू d, d की जगह क्या है, वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर n, ये है, यानी कि डिस्टेंस ये है, बट ये डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से आया है। हमने इस पॉइंट का और π1 का डिस्टेंस निकालना है, π1 का डिस्टेंस प्लेन से क्या है, d है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही हो गया ना आपस में डिस्टेंस, ये आ गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। कुछ एक रीमार्क है और फिर कार्टेशियन फॉर्म है, उन्हें डिस्कस करते हैं। रीमार्क देखिए बेटा, इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन π2 इज इन द फॉर्म r डॉट n इक्वल टू d, अब हमारे पास अगर प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में है, यहाँ पे n यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है, n इज नॉर्मल टू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर a डॉट n माइनस में डिस्टेंस, साथ में डिस्टेंस की बात हो रही है तो पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन में इसी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट रिमार्क, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन दिस, अगर हमारे पास ये प्लेन की इक्वेशन है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस तो है ही, पॉजिटिव क्वांटिटी हमने लेनी है, अपॉन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी हमारी कार्टेशियन फॉर्म तो रहता ही है, हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x1 y1 z1, और प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर r की वैल्यू रखें, xi प्लस yj प्लस में zk, डॉट प्रोडक्ट कर दे वेक्टर नॉर्मल के साथ, ai प्लस bj प्लस ck, माइनस में डिस्टेंस तो रहेगा ही, अपॉन में अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस में d अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये होगा आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एंड ए प्लेन, जहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बाकी तो ये आपके पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन से आया है। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब उसे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 24, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन से और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए। हमारे पास वेक्टर a क्या आएगा, 2i प्लस 5j माइनस 3k, वेक्टर n क्या है, 6i माइनस 3j प्लस 2k, ये d की वैल्यू है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेक्टर a डॉट नॉर्मल वेक्टर माइनस में d, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, अपॉन में वेक्टर n का मैग्नीट्यूड।
सिंपली वैल्यू रिप्लेस की, कैलकुलेशन करते ही हमें डिस्टेंस मिल गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। देखिए जरा, The angle between a line and a plane is complementary of the angle between the line and normal to the plane। देखिए बेटा, एक लाइन का और एक जो प्लेन का एंगल बनेगा वो लाइन का और नॉर्मल का जो एंगल बनेगा उनका कंप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म हम निकालते हैं। लाइन की इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, r डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू d। Then the angle between the line and the normal to the plane, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर n और डिनोमिनेटर में इनका मैग्नीट्यूड। बट ये एंगल किसके बीच में निकला है, लाइन के और नॉर्मल के बीच में। हमें लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। सो द एंगल फाई बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज गिवन बाय 90 डिग्री माइनस में थीटा। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमने ये वाला एंगल निकाल लिया है, थीटा निकाल लिया है, बट हमें ये वाला एंगल निकालना है। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin 90 माइनस थीटा होती है। ठीक है, और हमने यही एंगल निकाल लिया है। इस एंगल को हम फाई से रिप्लेस कर देंगे तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल क्या बनेगा, sin फाई इक्वल टू b डॉट n अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट, ये बनेगा एंगल। अब इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 25 देखिए बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x प्लस 1/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z माइनस 3/6 एंड द प्लेन 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3। हमें इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। हमने लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा मान लिया, तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या बनेगा बेटा, फाई बनेगा। कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशंस इनटू वेक्टर फॉर्म, हमारे पास ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने। यहाँ से वेक्टर r क्या आएगा, माइनस आई प्लस 3j प्लस में लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसी प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो वेक्टर r डॉट 10i प्लस 2j माइनस 11k इक्वल टू 3। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, तो ये हमारे पास वेक्टर b हो गया। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n इक्वल टू d, ये हमारे पास n आ गया। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन फाई इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर n और डिनोमिनेटर में इनके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट। वैल्यूज रिप्लेस की है, सिंप्लीफाई किया और यहां से हमें हमारा रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 11.3 का बेसिक और एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। हाँ, एक बात तो है कि आज बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ आपको बता दिए हैं, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म में। तो वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म आपको बनाने आनी चाहिए, और अगर एक दो बार आपको फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे, इतने मुश्किल भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।